बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने एक दो स्लाइड्स मेमोरी के हवाले से आपके साथ डिस्कस की थी, तो आज दोबारा जो वो मेमोरी की लास्ट जो स्लाइड्स हैं उनको पहले डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम फर्दर जो वो आगे नेक्स्ट स्लाइड्स पढ़ेंगे। तो मेमोरी बेसिकली वो कहता है कि मेमोरी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दैट स्टोर द इंस्ट्रक्शंस। मेमोरी बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि हमारे इंस्ट्रक्शंस को जो हम कंप्यूटर में पास करते हैं और उस डेटा को जो कि कंप्यूटर को दिया जाता है और फिर उस डेटा को जब कंप्यूटर प्रोसेस करता है तो प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर होती हैं। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी। तो बेसिकली वो कहता है कि कंप्यूटर मेमोरी के अंदर तीन तरह की चीज़ें स्टोर होती हैं। एक तो वो कहता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि करंटली इस वक्त कंप्यूटर के अंदर रन हो रहा है। हमारे पास कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ 7 जो चल रही है। अगर आप किसी मोबाइल डिवाइस की बात करते हैं तो मोबाइल डिवाइस में उस वक्त फॉर एग्जांपल अगर एंड्रॉयड सिस्टम जो वो चल रहा है तो वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर वो एप्पल आईफोन है तो उसमें iOS चल रहा है, वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिहाजा ये जिस डिवाइस का जो उस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो करंटली किस में होता है, वो उस डिवाइस की जो मेमोरी है उसमें वो लोडेड होता है जब वो डिवाइस चल रही होती है। और दूसरा कहा गया कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि वो सॉफ्टवेयर्स जो कि हमारे सिस्टम के साथ लगी हुई डिवाइसेस को मैनेज करते हैं उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। लिहाजा उसके अंदर यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी आ जाते हैं और उसके अंदर जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं वो भी आ जाते हैं। यानी हर वो सॉफ्टवेयर जो कि हमारे सिस्टम को कंट्रोल करता है या हमारे सिस्टम के साथ लगी डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं वो दोनों कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर होते हैं। दूसरा एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, इसकी एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है या इसकी एग्जांपल ये जो आपके यूज़र से रेलेवेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए हम जो एप्लीकेशन रन करते हैं वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी तरह से वो कहता है डेटा बीइंग प्रोसेस्ड एंड द रिजल्टिंग इंफॉर्मेशन, कि जो आप डेटा उसको प्रोवाइड करते हैं वो डेटा जब वो प्रोसेस करता है तो प्रोसेस करने के बाद फर्दर जो रिजल्ट्स जनरेट करता है वो भी मेमोरी के अंदर मौजूद रहते हैं। तो कंप्यूटर की मेमोरी इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये मेजर जितनी भी आइटम्स हैं वो सारी की सारी जब तक मेमोरी के अंदर नहीं होंगी सीपीयू उनको प्रोसेस नहीं कर सकेगा, क्योंकि सीपीयू ने मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस लेनी है और मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस लेके उसने उसको प्रोसेस करना है और फिर दोबारा जो रिजल्ट्स हैं वो भी मेमोरी के अंदर ही भेजने हैं और मेमोरी से फिर फर्दर वो इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस के पास जो वो डाटा चला जाता है। यानी हमने जो डाटा इनपुट डिवाइसेस के थ्रू एंटर किया वो पहले मेमोरी में जाएगा, मेमोरी से सीपीयू 1 by 1 इंस्ट्रक्शंस फैच करेगा, प्रोसेस करेगा, रिजल्ट्स जनरेट होंगे और वो रिजल्ट्स दोबारा मेमोरी के अंदर जाएंगे और मेमोरी से फिर वो रिजल्ट्स फर्दर जो आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको इशू कर दिए जाते हैं। तो इसलिए मेमोरी
का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है उसमें कहा गया है कि हर मेमोरी लोकेशन एक बाइट या एक सेल पर जो मुश्तमिल होती है। इस पे पहले भी हम बात कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि मेमोरी बेसिकली कलेक्शन ऑफ बाइट्स को कहा जाता है, और जो बाइट्स होते हैं आप उनको सेल भी कह सकते हैं, जहाँ पर हमारा डेटा स्टोर होता है। और ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि 1 बाइट होल्ड्स ओनली 1 करैक्टर। जितनी ज़्यादा बाइट्स होंगे उतने ज़्यादा करैक्टर स्टोर होंगे, और एक बाइट सिर्फ और सिर्फ एक करैक्टर को अपने अंदर स्टोर करता है। बेसिकली जो बाइट है वो एक यूनिट के तौर पर इस्तेमाल होता है, स्टोरेज यूनिट के तौर पर इस्तेमाल होता है। या जब हमने डेटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी तो वहाँ भी हमने इसको डिस्कस किया था। बहरहाल मेमोरी का साइज मेजर करने के लिए वो कहता है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट के अंदर जहाँ हम मेमोरी को मेजर कर सकते हैं। किलोबाइट का क्या मतलब होता है? किलोबाइट, किलो बेसिकली 1000 को कहा जाता है, और ये 1024 के इक्वल होता है। ये क्यों 1024 के इक्वल होता है, एग्जैक्टली 1000 के इक्वल क्यों नहीं होता, ये भी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी। मेगाबाइट बेसिकली मेगा मिलियन को कहते हैं, गीगा बिलियन को कहते हैं, और टेरा ट्रिलियन को कहते हैं। तो ये स्लाइड्स हम पहले भी जो डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम नेक्स्ट जो स्लाइड्स पर चले जाएंगे। तो 2 तरह की हमारे पास बेसिकली मेमोरी की कैटेगरीज हैं। एक जो है वो कहता है कि एक कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी को, और दूसरी कहते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी को। जो वोलाटाइल मेमोरी है उससे मुराद ये है कि ये ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ तब तक हमारा डेटा स्टोर रह सकता है जब तक कि कंप्यूटर को इलेक्ट्रिक पावर मिल रही है। जब कंप्यूटर को इलेक्ट्रिक पावर मिलना बंद हो जाती है तो फिर इस मेमोरी के अंदर, ये जो वोलाटाइल मेमोरी है, इसके अंदर हमारा डेटा रेज हो जाता है। और इसकी एग्जांपल है रैम, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी का नाम दिया जाता है। जबकि नॉन वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी है जिसके अंदर हमारा डेटा परमानेंटली सेव रहता है, और इसको किसी किस्म की कोई इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत नहीं होती अपने डेटा को सेव रखने के लिए। इलेक्ट्रिक पावर उसको मिले या ना मिले, हमारा डेटा इसके अंदर परमानेंटली सेव रहता है। यानी अगर इलेक्ट्रिक पावर रिमूव कर दी जाए तो हमारा डेटा इसमें से लॉस नहीं होता। और इसकी एग्जांपल हमारे पास रोम है, जिसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, फ्लैश मेमोरी है, और सीमॉस है। इनको हमने फर्दर आगे डिस्कस करना है। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें बताया गया है कि इंस्ट्रक्शंस जो वो रैम में जो वो किस तरह से ट्रांसफ़र होती हैं। तो उसने कुछ जो वो आपको यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं कि एक्चुअली हमारा डेटा तो हार्ड डिस्क पे स्टोर होता है, और हार्ड डिस्क से जो है जब आप अपनी उस फाइल को ओपन करते हैं, किसी भी फाइल को हार्ड डिस्क से आप अपना डेटा जब ओपन करते हैं तो वो डेटा पहले मेमोरी के अंदर यानी रैम के अंदर जाता है, और रैम से फिर वो फर्दर आगे आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो किया जाता है। तो पहली एग्जांपल उसने ऑपरेटिंग सिस्टम की दी है कि जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली वो हमारी हार्ड डिस्क पे स्टोर होता है, और यूजुअली जो सी ड्राइव होती है उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है। जब आप अपने कंप्यूटर को चलाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो ज़रूरी फाइल्स होती हैं वो हार्ड डिस्क से शिफ्ट की जाती हैं रैम के अंदर, और रैम से फिर वो CPU 1 by 1 इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और हमें अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे ऑपरेटिंग सिस्टम नज़र आ जाता है। इसी तरह से वो कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने वेब ब्राउज़र को ओपन करने की कमांड दी है तो वो भी जो है हमारी हार्ड डिस्क पे स्टोर है। जब आप क्रोम पे क्लिक करते हैं या फायरफॉक्स पे क्लिक करते हैं या इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक करते हैं, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं और ये वेब ब्राउज़र्स हैं,
तो वो क्या किए जाते हैं, वो होते तो हार्ड डिस्क पे स्टोर है, लेकिन वो वहाँ से रैम के अंदर शिफ्ट किए जाते हैं और रैम से जो है फिर वो CPU 1 by 1 इंस्ट्रक्शंस लेता है और उनको एग्जीक्यूट करता है और आपको अपनी स्क्रीन पे वो वेब ब्राउज़र नज़र आता है। लिहाजा इस तरह से जितनी भी एप्लीकेशन जो प्रोग्राम्स हैं जो होते तो एक्चुअली हार्ड डिस्क पे हैं, लेकिन जब हम उनको चलाते हैं तो वो पहले रैम के अंदर लाए जाते हैं और रैम से फिर CPU 1 by 1 इंस्ट्रक्शंस उनकी एग्जीक्यूट करता है और हमें उनका इंटरफेस नज़र आता है। अब इस चीज़ से आपको क्लैरिफाई हो जाना चाहिए कि हर वो एप्लीकेशन जो हम अपने कंप्यूटर में रन करते हैं, जब हम डबल क्लिक करते हैं उस पर तो एक्चुअली वो होती तो हार्ड डिस्क पर है स्टोर, लेकिन जब आप उस पर डबल क्लिक करके उसको ओपन करते हैं तो वो आपकी एप्लीकेशन किस में चली जाती है, रैम के अंदर चली जाती है, यानी वो रैम के अंदर लोड कर दी जाती है और रैम से फिर CPU ने उसकी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करनी है और एग्जीक्यूट करने के बाद उसका इंटरफेस आपके सामने आना है और फिर आप जब तक उसके अंदर वर्किंग करते रहते हैं वो रैम के अंदर ही रहती है और जब आप उसको क्लोज कर देते हैं तो उसको रैम से बाहर निकाल दिया जाता है, रैम से उसको अनलोड कर दिया जाता है। तो इस तरह से रैम एक बड़ी इसेंशियल जो वो पार्ट है। यहाँ पर हमारे पास कुछ रैम की टाइप्स हैं, डायनामिक रैम है, स्टैटिक रैम है, मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम है। ये इन तीनों की डिटेल जो वो बुक के अंदर दी गई है और गालिबन स्लाइड्स के अंदर भी जो मौजूद है। इनको हम फर्दर जो वो डिस्कस करते हैं। जी, सबसे पहले हमारे पास डायनेमिक रैम आ जाती है। जैसा कि मैंने आपको ये 3 इनकी टाइप्स का बताया, तो डायनेमिक रैम है, स्टैटिक रैम है और मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम है। डायनेमिक रैम क्या होती है, वो कहते हैं कि मोस्टली जो कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होती है वो डायनेमिक रैम ही कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होती है। लीस्ट एक्सपेंसिव काइंड ऑफ रैम, वो कहते हैं सबसे ज़्यादा जो कम एक्सपेंसिव है वो रैम की यही टाइप है जो कि सबसे ज़्यादा कम एक्सपेंसिव है। रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक करंट टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिक स्टेट, लिहाजा वो कहता है कि इसको अगर ये रैम की टाइप अपना डेटा अपने अंदर स्टोर रखना चाहती है तो इसको इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है। बगैर इलेक्ट्रिक करंट के ये डेटा अपने अंदर स्टोर नहीं रख सकता, ये जो रैम की टाइप है। सो वो कहता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो डिक्रीज होगा वैसे वैसे इसके अंदर जो हमारे रिजल्ट्स हैं और जो हमारा डेटा है या जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी इसके अंदर से वाइप ऑफ होती चली जाएंगी। और ये जो रैम है इसको आप रिचार्जेबल या रिफ्रेशेबल रैम का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप को रिचार्ज करती है या अपने आप को रिफ्रेश करती है। इसका मतलब ये है कि जब आप कंप्यूटर की पावर ऑफ करते हैं तो इसके अंदर जितना भी डेटा होता है वो सारा का सारा रिमूव हो जाता है और जब आप कंप्यूटर को दोबारा लगाते हैं तो ये इसका साइज उतना ही होता है जितना कि एक्चुअली आपने अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया हुआ होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कंप्यूटर के अंदर एक 4 गीगाबाइट्स की रैम लगी हुई है और उसका साइज 4 GB है, तो जब आप कंप्यूटर को चलाते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और जो दूसरी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो उसके अंदर लोड होना शुरू हो जाते हैं। और रैम की जो कैपेसिटी है, जो उसके अंदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स लोड होती चली जाएंगी तो उसका साइज जो वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, यानी उसके अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर डेटा जो वो लोड कर दिया गया है। और जब कंप्यूटर को बंद कर दिया जाता है तो रैम के अंदर जितना भी डेटा होता है वो सारा का सारा वॉश कर दिया जाता है। सो वो वंस अगेन जो वो 4 GB की जो जब आप दोबारा कंप्यूटर को चलाते हैं तो वो दोबारा 4 GB की ही आपको नजर आती है। इसी इसको कहा जाता है कि ये अपने आप को रिफ्रेश करती है या अपने आप को रिचार्ज करती है। फिर वो कहता है जब एक दफ़ा रैम अपने आप को रिफ्रेश कर लेती है तो CPU के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो डेटा
जो वो वाइप ऑफ कर चुकी है उसको एक्सेस किया जाए। यानी एक दफ़ा अगर कंप्यूटर आपका रिस्टार्ट होता है या आप एक दफ़ा किसी प्रोग्राम को क्लोज कर देते हैं और वो रैम से जो है वो अनलोड कर दिया जाता है, तो सीपीयू उसका वो डेटा जो कि वाइप ऑफ कर दिया गया रैम में से उसको वो एक्सेस नहीं कर सकता। समटाइम ऐसा होता है कि आप जब एक फाइल बना रहे होते हैं और आपने उसको अभी सेव नहीं किया गया होता और इसी दौरान अगर लाइट ऑफ हो जाती है तो लाइट आने पर जब दोबारा आप वो प्रोग्राम रन करते हैं तो आपको वो फाइल वहाँ पर नहीं मिलती। उसकी वजह यही होती है कि वो प्रोग्राम या वो डेटा रैम के अंदर होता है और रैम को जब इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद होती है तो रैम के अंदर जितना भी डेटा होता है वो सारा का सारा रिमूव हो जाता है। और जब आप दोबारा लाइट आने पर दोबारा कंप्यूटर चलाते हैं तो रैम के अंदर वो डेटा मौजूद नहीं होता जो आपने पहले वर्किंग की थी। चूंकि रैम को इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद हो गई थी और रैम के अंदर जितना डेटा था वो वाइप ऑफ हो गया था, इसलिए प्रोसेसर जो है वो उस डेटे को एक्सेस नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में एक्सेस कर सकता है जब आपने उसको प्रॉपरली सेव किया, और जब आप सेव करते हैं तो आपके डेटा की एक कॉपी हमारे हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर कर दी जाती है। हार्ड डिस्क चूँकि परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, हम आगे जो वो चल के स्टोरेज डिवाइस का एक चैप्टर जो वो डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम हार्ड डिस्क को देखेंगे और बाकी जो परमानेंट डिवाइसेस हैं लाइक जैसे फ्लैश मेमोरी है और सीडी वगैरह हैं उन सारों को हम डिस्कस करेंगे जहाँ पर हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। उसके बाद वो कहता है हमारे पास आ जाती है जो दूसरी मेमोरी की टाइप है जिसको स्टैटिक रैम का नाम दिया जाता है। डायनामिक रैम हमने अभी भी डिस्कस की। डायनामिक से देखें, डायनामिक से बनता ही यही है कि जिसके कंटेंट्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो जो रैम है इसके बेसिकली कंटेंट्स चेंज होते रहते हैं। जो सिंपल जो डी रैम हमारे कंप्यूटर के अंदर लगी हुई है, कभी उसके कंटेंट्स कुछ होते हैं कभी कुछ होते हैं। यानी जो जो प्रोग्राम हम चलाते हैं वो रैम के अंदर आते हैं और जब हम प्रोग्राम को बंद कर देते हैं तो वो रैम से आउट होते जाते हैं। इसका मतलब कि उसकी कोई जो स्पेसिफिक स्टेट नहीं रहती, उसकी स्टेट चेंज होती रहती है। कभी उसके अंदर कोई प्रोग्राम होगा कभी कोई प्रोग्राम होगा, तो इसलिए भी इसको डायनामिक रैम का नाम दिया जाता है। यानी जिसके कंटेंट्स एक जैसे नहीं रहते, उसके कंटेंट्स चेंज होते रहते हैं और उसके साथ साथ जो जो कंटेंट्स आते रहते हैं और उसका साइज भी जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज जो वो होता चला जाता है। जब आप कंटेंट्स को वहाँ से रिमूव कर देते हैं, प्रोग्राम निकल जाते हैं, तो उसका साइज जो वो ज़्यादा जो वो उसके अंदर कैपेसिटी जो वो हो जाती है डेटा स्टोर करने की। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टैटिक रैम। क्या होती है स्टैटिक रैम? बेसिकली एस रैम को कहा जाता है। तो वो कहता है कि जो डेटा जो एस रैम के अंदर स्टोर होता है वो कहते हैं स्टोर डेटा विदाउट एनी नीड ऑफ फ्रीक्वेंट रिचार्ज। यानी इसको किसी किस्म के कोई रिचार्ज की ज़रूरत नहीं होती, इसके अंदर हमारा डेटा जो है वो स्टोर रहता है। फिर वो कहते हैं CPU डज नॉट नीड टू वेट टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द एस रैम ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। बेसिकली जो एस रैम है वो डी रैम की निस्बत फास्ट होती है और कंप्यूटर को CPU को जब डेटा एक्सेस करना होता है तो किसी किस्म का कोई वेट नहीं करना पड़ता। एस रैम डी रैम से ज़्यादा फास्टर होती है और वो कहते हैं यूटिलाइज द लेस पावर, कि डी रैम की निस्बत ये पावर भी जो वो कम यूटिलाइज करती है लेकिन उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यूज टू बिल्ड अ फास्ट मेमोरी नोन एज कैश मेमोरी। आगे हम आने वाली स्लाइड्स में कैश मेमोरी को भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली कैश मेमोरी को बिल्डअप करने के लिए जो एस रैम है उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है वो मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम का टॉपिक आ जाता है। एम रैम को मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम का नाम दिया जाता है। बेसिकली वो कहता है स्टोर द डेटा यूजिंग मैग्नेटिक चार्ज इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, कि जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए
इलेक्ट्रिकल चार्जेस की बजाय मैग्नेटिक चार्जेस को इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा वो कहता है कि ये जो रैम है ये सबसे ज़्यादा तमाम जो रैम की टाइप्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा कम पावर जो वो लेती है, और आम तौर पर जितनी भी हमारी पोर्टेबल डिवाइसेस हैं उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि जो पोर्टेबल डिवाइसेस होती हैं वो बैटरी पे जो वो डिपेंड करती हैं, सो ये चूँकि सबसे कम जो वो बैटरी पावर लेती है इसलिए इसको पोर्टेबल डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। स्टोरेज कैपेसिटी जो हो बाकी रैम्स की निस्बत इनमें बहुत ज़्यादा होती है, और वो कहता है कि जो डी रैम है उसकी निस्बत ये बहुत ज़्यादा फास्टर है। फिर वो कहता है कि जब आप कंप्यूटर की पावर जो वो ऑफ कर देते हैं तो भी इसके अंदर इसके कंटेंट्स सेव रहते हैं। चूँकि मैंने आपको कहा कि जो हमारे पास डी रैम है उसको अपने कंटेंट सेव करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज की ज़रूरत होती है, जबकि जो हमारे पास बाकी दो रैम की जो टाइप्स हैं जिसमें हमने एस रैम और एम रैम को पढ़ा, तो एस रैम का भी हमने पढ़ा कि ये बगैर किसी इलेक्ट्रिकल चार्ज के जो अपना डेटा सेव रख सकती है। उसी तरह जो एम रैम है ये चूँकि मैग्नेटिक चार्जेस को यूज़ करती है इसलिए ये भी बगैर किसी इलेक्ट्रिकल चार्ज के अपना डेटा अपने अंदर सेव रख सकती है। तो ये हमारे पास जो तीन जो रैम की टाइप्स थी। उसके बाद ये मेमोरी मॉड्यूल जो आपको दिखाया जा रहा है कि मेमोरी जिसको आप डी रैम या जिसको रैम कहते हैं वो किस तरह का होता है। तो ये आपको पिक्चर सामने नज़र आ रही है, ये देख लें कि ये रैम है और इसको ये जो मदरबोर्ड है इसके ऊपर फिक्स किया जा रहा है। ये बेसिकली मेमोरी स्लॉट्स होती हैं, और ये मेमोरी ये जो आपको ब्लैक कलर की जो रेक्टेंगल सी नज़र आ रही बेसिकली ये मेमोरी चिप्स हैं जो कि इसके ऊपर लगी हुई हैं, और इसको इस तरह से प्लग कर दिया जाता है। आपको ये यहाँ पर ये एक छोटा सा होल नज़र आ रहा है, वैसे ही यहाँ पर ये आपको एक छोटा सा ब्लॉक है, तो बेसिकली ये ब्लॉक जो है इस होल के अंदर फिट आ जाता है और इसको इस तरह से फिक्स कर दिया जाता है। तो वो कहते हैं रैम चिप यूजुअली रिजाइड ऑन अ मेमोरी मॉड्यूल एंड आर इंसर्टेड इनटू अ मेमोरी स्लॉट। कि ये जो चिप है, ये जो रैम की छोटी छोटी चिप्स आपको नज़र आ रही हैं, ये मेमोरी मॉड्यूल पे लगी होती हैं, और ये जो मेमोरी मॉड्यूल है इसको जो मेमोरी स्लॉट होती है उसके अंदर फिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद हम इस टॉपिक को जो फर्दर डिस्कस करते हैं